हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं, सुरक्षित हैं। सो गाइस, मैं आ गया आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ, और इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 1 का टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखेंगे। आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास में ह्यूमन एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो एक बार फटाफट आपको शॉर्ट इंट्रो दे दूं कि भाई हर एक ह्यूमन को कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, ठीक है। और उन एक्टिविटीज को हम लोगों ने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो इकोनॉमिक पर्पस से की जाती हैं, या फिर इकोनॉमिक गेन्स के लिए की जाती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि प्रॉफिट या मनी कमाने के लिए की जाती है। तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म टू अर्न मनी। सर मनी को कमाने के लिए जो एक्टिविटीज आप करोगे उसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? तो आपको याद होगा मैंने बताया था सेटिस्फैक्शन के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं उन एक्टिविटीज को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी मम्मी आपको सुबह शाम खाना खिलाती हैं तो किस लिए? पैसे कमाने के लिए। आप पैसे देते हो उन्हें? नहीं जी, वो अपने संतुष्टि के लिए कि मेरा बेटा खाएगा, ठीक है जी, हेल्दी खाना खाएगा, स्वस्थ रहेगा, तो वो उस सेटिस्फैक्शन के लिए करती हैं, ठीक है। तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। अब हम लोग आज की लेक्चर में क्लासिफाई करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसको आप तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीन जो है तीन क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। चलिए देखते हैं कैसे कैसे। सर बिजनेस क्या होता है? तो आपको तो पता होगा सर, ये तो हमारा सब्जेक्ट भी है बिजनेस। तो याद होगा मैंने पहले लेक्चर में ही आपको बिजनेस बताया था कि सर बिजनेस क्या होता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस, टेक्निकल वर्ड्स भी यूज करते हुए बिजनेस दोबारा से बताऊंगा, ठीक है जी। देखते हैं जी क्या होता है। तो भाई लिखा हुआ है बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपको ये तो पक्का है भाई, बिजनेस क्यों किया जाता है? सर पैसे कमाने के लिए। तो पैसे कमाने के लिए किया जाएगा, सो ऑब्वियसली इसको हम लोग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। सो बिजनेस क्या है? सर बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सर या तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेंगे, या परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। सर किस लिए करेंगे? मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। सर बिजनेस में पैसा कमाना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, प्रॉफिट कमाना मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस जो है, बिजनेस क्यों चलाए जाते हैं? ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। तो सर बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग क्या करेंगे जी? जिसमें या तो प्रोडक्शन करेंगे या सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। मेन ये दो ही काम होते हैं, ठीक है जी। या तो कोई ना किसी ना किसी गुड की प्रोडक्शन की जाती है, या उन गुड्स और सर्विसेज की सेल और परचेज की जाती है। किस लिए की जाती है? ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। उसी को हम लोग बिजनेस कहते हैं, ठीक है। बिजनेस वर्ड से एक वर्ड निकलता है बिजीनेस। तो याद रखिएगा सर बिजनेस क्या है जी? बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटी है, एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें आप बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हो। तो आपने देखा होगा जो भी लोग बिजनेसमैन होते हैं वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है, या उनका माइंड बहुत ज्यादा बिजी रहता है। सर क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगा होता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस जो है वो एक बिजीनेस से निकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। और मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि सर इंडिया में मेनली तीन ही प्रोफेशन है, डॉक्टर, लॉयर और सीए। मेन हम इन तीन को ही प्रोफेशन कहते हैं, डॉक्टर, लॉयर और सीए। सर जैसे कि देखिए ऐसा क्यों? कई लोग बोलते हैं सर टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, कई लोग बोलते हैं सर इंजीनियरिंग भी एक प्रोफेशन है। तो भाई नहीं होता, हम लोग इन तीनों को ही प्रोफेशन कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों? जैसे से आप पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं फिलहाल आपको समझा दूं कि सर प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन तो भाई डॉक्टर, लॉयर, सीए, ये तीन प्रोफेशन है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कितने साल पढ़ना पड़ेगा? सर बहुत साल पढ़ना पड़ेगा। 5 साल की तो एमबीबीएस होती है जी, 2 साल की एमडी होती है, उसके बाद आपको थोड़ा टाइम ट्रेनिंग वगैरह भी करनी पड़ सकती है। तो मतलब 7-8 साल आपको, सर 9 साल आपको लग जाएंगे एक अच्छा डॉक्टर बनते बनते। सर लॉयर बनने के लिए 5 साल की तो सर एलएलबी करनी पड़ती है, उसके बाद 1-2 साल आप प्रैक्टिस करना चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो किसी लॉयर के अंडर। उसके बाद सीए बनने के लिए, सर सीए बनने के लिए भी 4, 4.5,
5 साल लग ही जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक प्रोफेशन में आप देखोगे आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए जी, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, या फिर यू कैन से अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस भी प्रोफेशन में जाओगे उस प्रोफेशन की आपके पास बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक प्रोफेशनल बन पाओगे। ठीक है सर, क्या है जी प्रोफेशन? प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है विच इज बैक्ड अप बाय, विच इज सपोर्टेड बाय, जिसमें किस चीज की सपोर्ट की जरूरत होती है जी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है जी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। और एक बात जो नोट करने वाली ये है कि सर एंट्री इन द प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। सर जो प्रोफेशन में एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब कोई भी मुंह उठा के बिजनेस खोल सकता है। भाई आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपने एक छोले भटूरे की दुकान खोल ली, तो कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं सर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी मुंह उठा के बिजनेस कर सकता है, लेकिन कोई भी मुंह उठा के प्रोफेशनल नहीं बन सकता। क्यों? बिकॉज एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है सर, क्यों रेस्ट्रिक्टेड होती है? पहली तो आपको भाई नॉलेज चाहिए, बहुत सारी नॉलेज होगी तभी आप प्रोफेशनल बन पाओगे। साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा तभी आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन पाओगे, या प्रोफेशन की डिग्री आपको मिल पाएगी। तो क्लियर हुआ सर, हर एक प्रोफेशन में क्या होता है जी, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है। और इंडिया में 3 ही प्रोफेशन है, डॉक्टर, लॉयर एंड सीए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। सर एम्प्लॉयमेंट भी एक ऑक्यूपेशन है जी। मैं अगर एक स्कूल में पढ़ाता हूं तो ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं एक एम्प्लॉय हूं, जो मैं करता हूं उसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सर क्यों? क्योंकि देखो एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो एन ऑक्यूपेशन। एम्प्लॉयमेंट जो है सर वो भी एक ऑक्यूपेशन है, लेकिन यहां पर आप प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, अपनी पर्सनल सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं जी, लोग जो है काम करते हैं किसके लिए? सर रेम्यूनरेशन के लिए। मतलब कि भाई मैं एक स्कूल में पढ़ाने जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं? ताकि मैं स्कूल में अपनी पर्सनल सर्विस दूंगा, प्रोफेशनल सर्विस नहीं दूंगा। सर प्रोफेशनल सर्विस दूंगा तो वो प्रोफेशन हो जाता है। ठीक है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट में क्या देनी होती है? अपनी पर्सनल सर्विसेज देनी होती हैं, और सर उसके बदले क्या मिलती है? सैलरी मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। सो एम्प्लॉयमेंट इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। आपको दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा, और दूसरों को काम करने के बदले आपको क्या मिलेगी? जो सैलरी मिलेगी या रेम्यूनरेशन मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो भाई ये 3 थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और मैं अब आपको एक ऐसा डिफरेंस कराऊंगा कि वो डिफरेंस करने के साथ साथ आपका ये टॉपिक बिल्कुल डिटेल में क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आ गया तो आप गलत करोगे ही नहीं। ठीक है जी, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। तो भाई बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट जो बेसिस है डिफरेंस का वो है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सर इसका क्या मतलब होता है? भाई इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस या प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट को स्टैब्लिश करने का तरीका क्या है, मतलब कैसे स्टैब्लिश करते हैं हम लोग बिजनेस को, प्रोफेशन को या एम्प्लॉयमेंट को। तो आप लोग बताओ सर बिजनेस को कैसे स्टैब्लिश किया जाता है? तो सर बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले तो एक डिसीजन की जरूरत है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब कि एंटरप्रेन्योर के डिसीजन की जरूरत है। और मैं थोड़ा और टेक्निकल बताऊं तो प्रमोटर के डिसीजन की जरूरत है। सर ये प्रमोटर कौन होता है? जो बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता है ना, उसे हम लोग प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, तो सर प्रमोटर का डिसीजन बहुत जरूरी है, या फिर मैं बोल सकता हूं जो एंटरप्रेन्योर है, भाई बिजनेस स्टार्ट करने के सबसे पहले क्या चाहिए? बिजनेस करने का एक डिसीजन चाहिए, हां मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो प्रमोटर्स डिसीजन, साथ में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज अगर जरूरी है तो। ठीक है, जो हो सकता है कि आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ जाएं, तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज जो हैं वो करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है सर, वो लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होंगी? तो भाई वो लीगल फॉर्मेलिटीज डिपेंड करता है आपके बिजनेस पर। ठीक है, जैसे कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आप सिंगल बिजनेस करते हो जिसमें एक बंदा होता है, तो उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप करते हो तो हो सकता है कि आपको पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करवानी पड़ जाए। कंपनी खोलते हो तो हो सकता है कि आपको बहुत लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ जाए। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस खोल रहे हो, उसके बेसिस पर आपकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोफेशन पे आते हैं जी। सर प्रोफेशन करने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब उसके लिए क्या मेथड होगा, क्या मोड होगा? तो भाई देखो, सबसे पहले प्रोफेशनल डॉक्टर, लॉयर, सीए बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? सर एक तो डिग्री होनी चाहिए। ठीक है सर, कहां से मिलेगी डिग्री? बाय इंस्टीट्यूट से। सर कौन सा इंस्टीट्यूट? देखो हर एक प्रोफेशन का अपना एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जैसे के लिए डॉक्टर के लिए क्या होता है जी? ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है।
ठीक है। ऐसे ही सीए वालों के लिए ICAI है। तो हर एक प्रोफेशन का अपना एक इंस्टीट्यूट होता है, उस इंस्टीट्यूट से उसके पास डिग्री होनी चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर की दुकान पर वो लोग सर्टिफिकेट फ्रेम करा के रखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो आपको डिग्री प्लस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों है तो आप प्रोफेशनल बन सकते हो। तो भाई बिजनेस के लिए क्या चाहिए था? प्रमोटर डिसीजन प्लस लीगल फॉर्मेलिटीज। यहां पर क्या चाहिए सर? डिग्री चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। अब आता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। सर मुझे एम्प्लॉय बनना है या मुझे एम्प्लॉयमेंट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है जी? आपके पास एक लेटर आना चाहिए कंपनी से कि हाँ भाई आपको इस कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं उसको, या उसको आप कॉल लेटर या जॉब लेटर भी बोलते होंगे, है ना? कॉल लेटर आता है घर पे, तो वो कॉल लेटर चाहिए। साथ में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए। क्या होता है कि जब आप एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हो ना, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है एम्प्लॉयर के साथ। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो सर एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक अपॉइंटमेंट लेटर कि भाई आपको सिलेक्ट किया जा चुका है, और एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। ये दो चीजें होंगी तो आप एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं जी, क्वालिफिकेशन पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिफिकेशन। तो भाई बिजनेस करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए? तो भाई बिजनेस करने के लिए ऐसी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत तो नहीं होती। भाई आपकी गली के बाहर जो प्रेस वाला है, प्रेस वाला, तो प्रेस वाले के पास क्या क्वालिफिकेशन है? सर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि बिजनेस करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अंगूठा छाप इंसान भी बिजनेस कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जी, प्रोफेशन पे आते हैं। सर एक प्रोफेशनल बनने के लिए कौन सी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो भाई डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोफेशन करना चाहते हो। सर डॉक्टर बनना है, ठीक है जी, तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सर MBBS और MD होनी चाहिए, ठीक है। सर लॉयर बनना है तो LLB होनी चाहिए। सर CA की डिग्री होनी चाहिए CA बनना है तो कहने का मतलब क्या है? क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड, जरूरत होती है। यहां पर किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, यहां पर क्वालिफिकेशन और एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। और सर यहां पर क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है आपकी जॉब के ऊपर। सर मुझे अगर मान लो अकाउंटेंट बनना है या टीचर बनना है, बायोलॉजी का टीचर बनना है, तो सर मेरे पास बायोलॉजी के टीचर के हिसाब से सर बैचलर की डिग्री प्लस B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है जी। सर एक चपरासी बनना है तो 10वीं पास 12वीं पास, आजकल चपरासी भी ढूंढ रहे हैं। तो आपकी क्वालिफिकेशन आपके जॉब पर डिपेंड करती है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रोफेशनल बनने के लिए डिपेंड ऑन द प्रोफेशन, उसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट करने के लिए डिपेंड्स ऑन द जॉब, कि जो जॉब कर रहे हो उसके हिसाब से आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सर बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकती है? मतलब कम होती है, ज्यादा होती है? तो भाई सबसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस के अंदर, ठीक है। अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको बहुत सारा कैपिटल लगाना पड़ेगा। सर प्रोफेशन में आते हैं। प्रोफेशन में क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? तो सर प्रोफेशन में बहुत कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। रीजन क्या है? भाई क्लिनिक खोलने में कितना पैसा लगेगा? मान लो आपने अपना क्लिनिक खोल लिया तो बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए एज कंपेयर टू बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है? बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है एज कंपेयर टू प्रोफेशन। बट इन केस ऑफ प्रोफेशन देयर इज नो नीड ऑफ हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशन विद लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, राइट। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। सर मैं किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहा हूं तो मुझे कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? सर कोई कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, तो नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सर मैं किसी के यहां जॉब करने जा रहा हूं, मैं सर चपरासी हूं किसी कंपनी में, तो मुझे कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी कंपनी में? सर कोई कैपिटल लगानी पड़ेगी, तो नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं जो रिस्क पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क। सर बिजनेस में कितना रिस्क होता है? तो भाई रिस्क इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद कैपिटल, ठीक है। जो आपका रिस्क है वो आपके कैपिटल से जुड़ा होता है। तो सर जितना ज्यादा कैपिटल लगा होगा उतना ज्यादा रिस्क भी होगा, ठीक है। सर बिजनेस में हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट था तो हाई रिस्क हुआ। सर प्रोफेशन में लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था तो लो रिस्क हुआ। सर एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था तो नो रिस्क हुआ, ठीक है। तो रिस्क किससे एसोसिएट करता है जी? कैपिटल से। जितना कैपिटल होगा उतना रिस्क होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको रब करके दोबारा लिखता हूं, फिर आप जब तक ये काम करिए इसको पॉज करिए और इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने आगे के कुछ और पॉइंट्स हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, वो है ऑब्जेक्टिव। तो भाई बिजनेस करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो भाई बिजनेस करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है जी प्रॉफिट कमाना। भाई आप हर एक इंसान बिजनेस क्यों स्टार्ट करता है?
द मेन मोटिव ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस और डूइंग अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो भाई प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं पहले वो उसको प्रोवाइड करे, उसके बदले उसे कुछ मिले चाहे ना मिले वो सेकेंडरी है, बट द प्राइमरी एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ to being in a profession is to provide the professional services। एक डॉक्टर जो है पैसे कमाने के लिए अपनी सर्विसेज नहीं देता। जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे यहां पर तो प्रॉफिट है मेन ऑब्जेक्टिव, लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। प्रोफेशन में मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, प्रोफेशन में मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ठीक है जी, टू द क्लाइंट्स। जो क्लाइंट्स होते हैं क्लाइंट्स को अपनी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करना। आगे आते हैं जी एम्प्लॉयमेंट में। तो एम्प्लॉयमेंट में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपनी पर्सनल सर्विसेज को प्रोवाइड करना जिसके बदले उन्हें सैलरी मिले। ठीक है, वैसे तो मेन ऑब्जेक्टिव उनका सैलरी कमाना ही होता है, लेकिन सैलरी कैसे कमाएंगे? तो जी बाय प्रोवाइडिंग पर्सनल सर्विसेज, अपनी पर्सनल सर्विसेज को प्रोवाइड करके, ठीक है जी, वो लोग क्या करते हैं? सैलरी कमाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट बेसिस इज रिवॉर्ड और रिटर्न। यू कैन यूज द वर्ड रिटर्न, रिवॉर्ड और रिटर्न। तो सर बिजनेस के बदले क्या रिटर्न मिलेगा? तो भाई बिजनेस करने के बदले देखो प्रॉफिट मिलता है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है जी। प्रोफेशन, सर डॉक्टर को अपने सर्विसेज, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के बदले क्या मिलता है? तो जी फीस मिलती है ना। आप डॉक्टर को फीस देते हो, डॉक्टर को प्रॉफिट नहीं देते, डॉक्टर को सैलरी नहीं देते, डॉक्टर को फीस देते हो। सीए को फीस देते हैं, लॉयर को फीस दी जाती है। ठीक है, तो प्रोफेशनल सर्विसेज के बदले क्या दी जाती है जी? फीस दी जाती है। एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट क्या है? सर एम्प्लॉयमेंट में क्या रिटर्न मिलता है? एम्प्लॉयमेंट में अगर आप किसी के बदले काम करोगे तो आपको रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी मिलेगी। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट में रिटर्न क्या मिलता है जी? एम्प्लॉयमेंट में रिटर्न मिलता है आपको सैलरी। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ वर्क। सर बिजनेस में क्या काम करना पड़ता है? तो भाई बिजनेस में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताई थी, वहां भी बताया था सर या तो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करोगे या परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करोगे। ठीक है, तो या तो माल बनाओगे या माल बांटोगे या बेचोगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस। यही होता है बिजनेस में मेन काम। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क इज टू प्रोडक्शन और परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नेचर ऑफ वर्क क्या होता है प्रोफेशन में? तो भाई प्रोफेशन में नेचर ऑफ वर्क होता है रेंडरिंग एक्सपर्टाइज सर्विसेज और प्रोफेशनल सर्विसेज, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये ऑब्जेक्टिव भी है और ये मेरा नेचर ऑफ वर्क भी है। ठीक है, मतलब कि मैं क्या काम करूंगा भाई प्रोफेशन में, क्या काम करना होता है? तो ये प्रोफेशन में अपनी एक्सपर्टाइज सर्विसेज, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करना होता है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करूं। ठीक है जी, उसके बदले में फीस कमाऊं, वो सेकेंडरी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे आते हैं। सर एम्प्लॉयमेंट में नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? तो भाई एम्प्लॉयमेंट में नेचर ऑफ वर्क होता है कि एम्प्लॉयर ने, जो हमारा मालिक है, मालिक ने जो भी ड्यूटीज दी है मैं उनको परफॉर्म करूं। ठीक है, मालिक ने जो भी ड्यूटीज दी हैं मैं उनको परफॉर्म करूं। ये क्या है जी? मेरा नेचर ऑफ वर्क है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो एम्प्लॉयमेंट में जो मालिक होता है, मालिक आपको काम देता है और आपको वो काम करना होता है। ठीक है, दैट इज नेचर ऑफ वर्क इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट बेसिस है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। और कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब मैं आपको बता दूं तो हिंदी मतलब होता है आचार संहिता। आचार संहिता आपकी और अपनी लैंग्वेज में बोले तो कुछ प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है जी, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिनको फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है। तो सर क्या बिजनेस में ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हर एक बिजनेसमैन को फॉलो करना होता है? नहीं सर, ऐसे कोई स्पेसिफिक तो नहीं है। तो नो प्रेस्क्राइब्ड, नो स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट। सर प्रोफेशन में होता है क्या? हाँ पता होगा आपको कि सर डॉक्टरों को क्या करना होता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, एक प्री बर्थ जेंडर डिटर्मिनेशन आप नहीं कर सकते। जन्म से पहले उसका क्या जेंडर है, ठीक है, बॉय है या गर्ल है, ये आप नहीं कर सकते। ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो हर एक डॉक्टर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक प्रोफेशन में क्या होते हैं? बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर एक प्रोफेशनल को फॉलो करने पड़ते हैं। तो सर यहां क्या लिखा है? प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट बाय प्रोफेशनल बॉडी। और सर वो कोड ऑफ कंडक्ट कौन बनाता है, कौन डिसाइड करता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस? तो भाई हर एक प्रोफेशन की अपनी एक बॉडी होती है, तो वो बॉडी ही डिसाइड करती है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा। सर एम्प्लॉयमेंट में भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो भाई वहां पर तो कोई स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, लेकिन हाँ जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी, याद करो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो लिखा है ना, ओनली टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट। वहां पर कोई प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता।
लास्ट पे आते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और ये पॉइंट बहुत अच्छा है। मैं आपसे पहले बात करना चाहूंगा इस पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले कि भाई एक बात बताओ कि मैं बुढ़ा हो गया तो क्या मैं अपना बिजनेस अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकता हूं? दैट इज द पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्या मैं अपनी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं? ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर। तो भाई बिजनेस में तो कर सकते हैं, भाई एक इंसान बुढ़ा हो गया तो अपनी दुकान का चाबी उसने किसको दे दी? अपने बेटे को दे दी। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज पॉसिबल इन केस ऑफ बिजनेस। लेकिन मान लो जी मैं डॉक्टर हूं, मैं बुढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, तो मैं अपनी डिग्री और अपनी किट अपने बेटे को दे दूं, उसे डॉक्टर बन जाएगा? वो नहीं बनेगा भाई, तो नॉट पॉसिबल है ना। तो प्रोफेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पॉसिबल नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, सर क्या एम्प्लॉयमेंट में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पॉसिबल है? तो भाई एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पॉसिबल नहीं होती। लेकिन हाँ कुछ टर्म्स हैं जिसमें पॉसिबल हो जाती हैं, जैसे कि मैं बताऊं, आर्मी में अगर आप ऑन ड्यूटी डेथ हो जाती है आपकी, तो आपके किसी भी फैमिली मेंबर में से एक को ड्यूटी मिल जाती है। मतलब वहां पर बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस लगा के पॉसिबल होता है, लेकिन हम लोग यहां क्या लिखेंगे? मैक्सिमम केस में पॉसिबल नहीं होता, तो नॉट पॉसिबल। तो एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पॉसिबल नहीं है। अगर कोई टीचर एक स्कूल में काम करता है, टीचिंग करता है, और वो बुढ़ा हो जाए, रिटायर हो जाए, तो अपने बेटे को टीचर उसकी जगह नहीं बना सकता, ठीक है, तो नॉट पॉसिबल। तो भाई ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये हमने टर्म्स भी सीख ली कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बिजनेस को डिटेल में स्टार्ट करेंगे, बिजनेस के फीचर्स वगैरह देखेंगे, बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं इस वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आपको बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम लोग ऐसे रेगुलर वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। और अगर आपको कोई डाउट होता है जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारे यहाँ रेगुलर लाइव क्लासेस लेनी है, हमारे यहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलता है, साथ में लाइव क्लासेस भी होती हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं रेगुलर लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस को ज्वाइन करना, तो आप नीचे एक नंबर दे रखा है रिसेप्शन पे, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड करिए हमारी मिशन क्लासेस की ऐप को, ताकि असाइनमेंट्स वगैरह आपको फ्री में मिलते रहें, नोट्स वगैरह आपको फ्री में मिलते रहें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।